हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब अच्छे हो ना? आज हम पढ़ेंगे बिन स्टडी का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बिजनेस क्या है, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो भी क्रियाएं करता है वो सारी की सारी मानवीय क्रियाएं हैं। व्यवसाय के बारे में पढ़ा था, व्यवसाय का अर्थ के बारे में पढ़ा था, इसकी विशेषताएं की आर्थिक क्रिया है, वस्तु का और सेवाओं का हस्तांतरण है। तो आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय पेशे के रूप में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ने से पहले पेशे के बारे में हम जानते हैं। पेशा, जिसको हम प्रोफेशन बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यह भी एक व्यवसाय है। वैसे भी प्रोफेशन को भी एक हमारा आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी लाभ कमाना है, लेकिन एक विशेष ज्ञान की जरूरत होती है इसके लिए। तो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, वेबस्टर शब्दकोश ने पेशे के बारे में बोला है, पेशा वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन और मार्गदर्शन किया जाएगा। यानी कि विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरे लोगों को हमने डायरेक्ट करना है और उनका मार्गदर्शन करना है, उनका सलाह मशवरा करना है। प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेशन टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज which is used either in instructing, guiding और advising other। वेबस्टर के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेसर डोल्टन ई मैकफार्लैंड। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने प्रोफेशन के बारे में क्या बोल दिया? विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल। यानी कि प्रोफेशन के लिए, पेशे के लिए हमारे को एक विशिष्ट नॉलेज की ज़रूरत है, प्रशिक्षण, अनुभव प्राप्त करने की। यानी कि प्रोफेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा? हमें उसके बारे में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पेशे का विकास करना पड़ेगा। तो हमने ये डेफिनेशन दी गई थी इसके अंतर्गत। अलग अलग राइटरों ने अपनी अपनी डेफिनेशन लिखी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पेशे की विशेषताएं करेंगे। वैसे तो पेशे की जो विशेषताएं हैं वो मैकफार्लैंड ने अपने परिभाषा के अंदर बता दी गई है। तो अब हम इसको डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हमारे को फर्स्टली दिया गया है इसके अंतर्गत कि पेशे के अंदर विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल। हमारे को क्या दिया गया है? सबसे पहले कि विशिष्ट ज्ञान, बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। सबसे पहले विशेषता ये है कि पेशेवर व्यक्ति में सबसे पहले विशिष्ट ज्ञान का होना जरूरी है, एक चातुर्य का होना जरूरी है। एक साधारण व्यक्ति पेशा नहीं चला सकता, पेशेवर नहीं हो सकता। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? उसमें MBBS की पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक CA को चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक वकील बनने के लिए वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट दिया गया हमारे को यहाँ पर, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिकता। पेशे के अंतर्गत हमारे को क्या बोला गया है? फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। पेशे का प्रशिक्षण अनुभव द्वारा, यानी कि ट्रेनिंग द्वारा, एक्सपीरियंस द्वारा प्रोफेशन को हम सीख सकते हैं और इसे हम ह्यूमन एक्टिविटी के रूप में दिया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया गया है, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन एसोसिएशन। यानी कि प्रशिक्षण के लिए, पेशेवर बनने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? हमने एक प्रतिनिधि संघ यानी कि एक संस्था का होना बहुत जरूरी है। अपने सदस्यों के व्यवहार को कंट्रोल करना, अलग अलग लोगों के रूप में मार्गदर्शन करना, लोगों की छवि को देखना, अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना। यानी कि पेशेवर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। पेशे में प्रवेश को नियमित करना, टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, इसके अंतर्गत हमारे को दिया गया है। बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। एक पेशेवर के लिए सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट की भी ज़रूरी है, यानी कि उसको अलग अलग
कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले पेशेवर को एक पेशे के अंदर सबसे पहले रूल एंड रेगुलेशन का पक्का होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए और अपने रूल का पक्का होना चाहिए। जैसे कि वकालत, डॉक्टर, अकाउंटेंट, इनके लिए आचार संहिता का होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं 5वां पॉइंट, आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर कहने का मतलब है, हमने आपको बताया था कि पैसा एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन ये नहीं है कि पूरी की पूरी अपने अपने काम को सबसे पहले माने, नहीं। आर्थिक क्रिया के साथ साथ सेवा भावना का भी होना जरूरी है। इसके अंदर ये बात बोली गई है, आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना। जो अलग काम धंधे हैं, इसके अंदर हम काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना तो इसका भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने पैसे का, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, अपने मरीज की जान बचाना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारा इसके अंतर्गत, अब बात करेंगे रोज़गार के बारे में। रोज़गार को एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। इसके अंतर्गत रोज़गार के अंदर हमारे को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, अलग रोज़गार जिसमें हम दूसरों के अंदर काम करेंगे, यानी कि दूसरे के नीचे काम करते हैं। ये आर्थिक क्रिया के बदले में हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक का मतलब है हमारे को वेतन मिलेगा, सैलरी, मजदूरी, वेजिस बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे को जो रोज़गार है वो हमारा सरकारी भी हो सकता है, हमारा प्राइवेट भी हो सकता है और हमारा अर्ध सरकारी भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि पहले बताया गया था कि इसके अंदर इसके अर्थ के अंदर ही इसकी विशेषताएं शामिल है। तो फर्स्टली हमारी को जो विशेषता दी गई है इसके अंदर, रोज़गार के अंदर दूसरों के लिए सेवा करना। रोज़गार की जो पहली विशेषता है, दूसरों के लिए हम काम करेंगे, उसके बदले में हमारे को पारिश्रमिक मिलेगा, जिसको सैलरी, मजदूरी बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है व्यक्तिगत, पर्सनल सर्विस। इसके अंतर्गत हमारे को क्या दिया गया है, पर्सनल सर्विस में कर्मचारी को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी पड़ेगी हमारे को, यानी कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं भेज सकता। मान लो राम को किसी फैक्ट्री में काम करने लग रहा है, तो राम अपनी जगह अपने भाई को नहीं भेज सकता। अगर आप कहीं काम करने लग रहे तो क्या आपको ही जाना पड़ेगा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट दिया गया समझौता, एग्रीमेंट। रोज़गार के अंतर्गत सबसे पहले आपको रोज़गार करने से पहले आपको एक समझौता करना पड़ेगा, जिसको आप एग्रीमेंट बोलते हैं। आप कितने साल काम करोगे, कितने घंटे आपको कितना काम करना है, 8 घंटे काम करना है, कितना घंटे अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो क्या मिलेगा, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो ये एग्रीमेंट के अंदर ही आपको लिखित में हो सकता है एग्रीमेंट, और मौखिक में भी हो सकता है। बात करते हैं आगे इसके अंतर्गत कि नौकर के अंदर क्या दिया गया है, सर्वेंट। जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो रोज़गार करते हैं, कर्मचारी अपने स्वामी का नौकर होता है। हम जिसके अंडर काम करेंगे हम उसके नौकर होंगे, उसके दिए अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पर 5वां पॉइंट है पूंजी की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ कैपिटल। रोज़गार को शुरू करने के लिए हमें किसी भी पूंजी की ज़रूरत नहीं है। 6 पॉइंट हमारे को दिया गया है यहाँ पर। 6 पॉइंट में हमारे को जोखिम नहीं, नो रिस्क। देखिए हमने कोई भी पूंजी नहीं लगानी पड़ेगी, तो कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉफिट का, कोई लॉस का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हम मालिक नहीं है, हम एक नौकर की तरह काम करेंगे। उसके बदले में हमारे को मजदूरी, सैलरी मिलेगी। नंबर 7 दिया गया है हमारे को नियोक्ता की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नियोक्ता कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। सरकार भी हो सकती है, सरकारी उपक्रम भी हो सकता है और निजी संस्थान भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इन तीनों के अंदर अंतर भी समझ लेते हैं। अगर आपको व्यवसाय के बारे में, पैसे के बारे में, अगर रोज़गार के बारे में आपको समझ आ गया है तो आप अंतर करना बहुत ही आसान काम है। जब भी क्वेश्चन में आंसर के बारे में बोला गया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉलम बनाएंगे, बेसिक ऑफ डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अंतर के आधार में सबसे पहले लिखेंगे इसकी स्टार्टिंग। व्यवसाय की स्टार्टिंग क्या होगी, यदि आवश्यक हो तो कुछ
वैधानिक कार्रवाई पूरी करके इसको शुरू कर सकते हैं। बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन को पूरा करना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। पैसे के लिए क्या है, संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट होगा। अगर आप सीए लोगोगे, चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपको एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट, नियुक्ति पत्र प्रारंभ होता है, यानी कि आपको जब आप रोजगार शुरू करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरी है कि आपने अब ज्वाइन कर लिया है। सेकंड बात है यहाँ पर कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। व्यवसाय के अंदर क्या होगा, वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन होगा, सेल परचेज होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। प्रोफेशन के अंदर क्या हो गया, एक विशेष रूप से व्यक्तिगत सेवाएं दी जाएगी यहाँ पे। लेकिन रोजगार के अंदर जो समझौता होगा, जो एग्रीमेंट होगा, उसके अनुसार आपको काम दिया जाएगा, आपको वो काम करना है। बात करते हैं थर्ड, इन्वेस्टमेंट। जब आप बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे तो भारी मात्रा में, अगर आप बड़ा बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर स्मॉल स्केल पर बिजनेस सेटअप करोगे तो आपको थोड़ी मात्रा में आपको बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। पैसे के अंदर इसमें कम जरूरत पड़ती है पैसे की, कैपिटल की। और लास्ट है रोज़गार के अंदर, इसमें आपको कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर जोखिम। इसमें जोखिम ज़्यादा है क्योंकि आप बिज़नेस को शुरू करने लग रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस आपका ही है, तो रिस्क ज़्यादा है। पैसे के अंदर, प्रोफेशन के अंदर इसमें जोखिम की मात्रा और से कम होगी। लेकिन रोज़गार के अंदर इसमें कोई जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। आप सैलरी के ऊपर काम करोगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। बात करते हैं आगे योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। व्यवसाय के अंदर औपचारिक योग्यता का होना जरूरी नहीं है कोई भी, लेकिन प्रोफेशन के अंदर आपको यहाँ पे औपचारिक योग्यता, यानी कि अगर सीए बनोगे तो आपको चार्टर्ड अकाउंट की सर्टिफिकेट है। अगर आप डॉक्टर लगोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस की पढ़ाई करनी जरूरी है। उसके बाद रोजगार के लिए, सभी रोजगार के लिए अलग अलग औपचारिकताएं होती है। क्लर्क के लिए, अकाउंटेंट के लिए, अलग अलग के लिए अलग अलग योग्यताएं होगी, वो उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग होगी। बात करते हैं, हमारा 6 पॉइंट है ऑब्जेक्ट। व्यवसाय का मेन उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना। पैसे का लाभ कमाने के साथ साथ सेवा भावना करना, सेवा अर्जित करना, और रोजगार के अंदर वेतन और मजदूरी के रूप में आय कमाना, इनकम कमाना। बात करते हैं 7वां, हित का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। एक व्यवसाय, अगर आपका बिजनेस है, एक व्यवसाय अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। पैसे और व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने क्लिनिक पर अपने भाई को, अपने पिताजी को नहीं भेज सकते। रोजगार के अंदर क्या होगा, एक कर्मचारी भी अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं, कहीं फैक्ट्री में काम करने लग रहे हैं, तो मीन्स आप उसकी जगह, आप अपनी जगह किसी दूसरे को नहीं भेज सकते। 8वां पॉइंट क्या दिया गया है, कुशलता की परख, टेस्ट ऑफ इफिशियंसी, अर्जित किया गया लाभ। व्यवसाय जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा लंबा प्रॉफिट कमाओगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस होंगे, मैनेजमेंट होगी। उसके बाद है पेशा, प्रदान की गई सेवाओं की क्वालिटी। अगर आप अच्छी क्वालिटी देने लग रहे हैं, एक अच्छे डॉक्टर हो, आप लाभ कमाने के साथ अपने मरीजों का अच्छी तरह से देखभाल करने लग रही है, एक अच्छे वकील हो, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंट हो, तो आपकी क्वालिटी वो है। उसके बाद रोज़गार, जॉब के प्रति आपकी समर्पण भावना कितनी है, आप कितना जल्दी आते, कितना डेडिकेट के साथ अपना काम करने लग रहे हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी डेडिकेशन के ऊपर, समर्पण भावना के ऊपर। लास्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे को क्या दिए गए हैं, बिजनेस के अंदर व्यवसाय की कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, क्योंकि आप मालिक हो। प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है, ईमानदार, सत्यनिष्ठा आपको जरूरी है। और रोजगार के अंदर भी क्या है, आचार संहिता के स्थान पर आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही आप काम करोगे इसके अंतर्गत। अब हम आगे डिस्कस करेंगे व्यवसाय का उद्देश्य। व्यवसाय का
मुख्य उद्देश्य तो लाभ ही कमाना है। लेकिन व्यवसाय की भाषा में यहाँ पर हमारे को व्यवसाय के 2 उद्देश्य दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है हमारा यहाँ पर आर्थिक उद्देश्य, जिसको बोलेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। उसके बाद है सामाजिक उद्देश्य। फर्स्टली हमारे को दिया गया आर्थिक उद्देश्य है, 3 प्रकार के हैं। फर्स्टली लाभ अर्जित करना, मुख्यतः लाभ कमाना, ग्राहक सृजन करना, क्रिएटिव ऑफ कस्टमर, और थर्ड है इनोवेशन करना, नव परिवर्तन करना। और सामाजिक उद्देश्य है उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर बेचना, समाज के विकास में योगदान देना, विनियोक्ताओं से पर्याप्त लाभ कमाना, रोजगार उपलब्ध करवाना इसके अंतर्गत शामिल है। तो बात करते हैं यहाँ पर हमारे को आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। ये व्यवसाय का एक ऐसा उद्देश्य है जिसके अभाव में आप व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते। आर्थिक उद्देश्य किसी न किसी रूप से लाभ कमाना है। सबसे पहले है लाभ अर्जित करना। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवसाय करने के लिए तैयार नहीं है जहाँ पे लाभ प्राप्त न हो। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होगा। पहला उद्देश्य है मैक्सिमम प्रॉफिट, सेकंड है सफिशिएंट प्रॉफिट। उसके बाद हमारे को क्या दिया गया है, लाभ उद्देश्य को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, वस्तुओं का अभाव करना। इसके अंतर्गत वस्तुओं कृत्रिम अभाव, मुनाफाखोरी, मिलावट आदि जैसी बुराइयों से बचना। अधिकतम लाभ का उद्देश्य है निसंदेह है क्या करना, यहाँ पर हमारे को अनुपयुक्त है पर्याप्त लाभ की धारणा को उचित तरह से लागू करना, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना। सेकंड हमारे को दिया गया है यहाँ पर ग्राहक सृजन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। व्यवसाय का दूसरा आर्थिक उद्देश्य है ग्राहकों को सृजन करना, यानी कि अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने व्यवसाय में जोड़ना। कैसे होगा ये? ग्राहक सृजन के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने अपनी वस्तुओं को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा ताकि ग्राहक आपके व्यवसाय की ओर आकर्षित हो सके, आपकी वस्तुओं की खरीद के। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी बेस्ट रखना, अदर कंपटीटर से अच्छा प्रोडक्ट रखना अपना। तो क्या होगा इससे, लगातार अगर आपके उत्पाद की क्वालिटी अच्छी होगी, क्वांटिटी अच्छी होगी, तो आपका उत्पाद बिकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपसे जुड़ेंगे। बात करते हैं नव परिवर्तन। नव परिवर्तन इनोवेशन। आज का युग परिवर्तनशील है, आज का युग कंपटीशन का है। दिन प्रतिदिन कस्टमर जागरूक होने लग रहे हैं। प्रत्येक कस्टमर को अपने तक जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने व्यवसाय को में बदलाव करना पड़ेगा। कंपटीटर बढ़ने लग रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नए उत्पाद तैयार करना, पुराने उत्पादों के उपयोग के नए तरीके बताना, उत्पाद प्रक्रिया में सुधार करना, लाने ले जाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, आफ्टर सेल सर्विस देना, गारंटी वारंटी स्कीम देना। तो इससे क्या होगा, नव परिवर्तन व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य है। आज के समय के अंदर, आज के समय कंपटीशन का ज़माना है। अब बात करेंगे यहाँ पर सेकंड उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य जिसको बोलेंगे सोशल ऑब्जेक्ट। देखिए, एक व्यवसाय की जो स्थापना है एक समाज के अंदर होती है और ये एक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यवसाय समाज में रहकर क्या करता है, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता है। अगर एक व्यवसाय का उद्देश्य क्या होगा कि अगर आप समाज में रहने लग रहे हैं, आपको समाज इतना कुछ देने लग रहा है, तो आपका भी उद्देश्य बनता है, आपका भी ऑब्जेक्ट बनता है कि आप भी समाज के प्रति अच्छी अवधारणा दें। तो फर्स्टली हमारे को दिया गया है उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर, हाई क्वांटिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि हमारा उद्देश्य है, एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि समाज को अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध कराना, मिलावटखोरा जमाखोरी जैसी
कुरीतियों से बचाना, एक अच्छे समाज को विकसित करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे उत्पाद की ज़रूरत होगी हमारे को। अगर हमारा उत्पाद अच्छा होगा तो समाज उसको खरीदेगा और समाज मजबूत बनेगा। अच्छी क्वालिटी का क्वालिटी प्राइस को बेस्ट रखना, सभ्य विज्ञापन देना, समाज के विकास में योगदान। सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट हमारे को दिया गया है समाज में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ डेवलपमेंट। एक समाज का उद्देश्य क्या है, एक व्यवसाय को आगे बढ़ाना। अगर हमारा समाज अच्छा होगा तो हमारा विकास भी होगा। यहाँ पर कैसे, व्यवसाय जिस समाज में जन्म लेगा वही फले फूलेगा। निश्चित रूप से समाज का योगदान एक व्यवसाय के प्रति बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एक लाइब्रेरी, एक हॉस्पिटल, एजुकेशन सेंटर का उद्देश्य क्या होता है, अपने उद्देश्य को पूरा करना, एजुकेशन को आगे बढ़ाना। बात करते हैं थर्ड, यहाँ पे इसके अंदर के विनियोजकों को पर्याप्त लाभ, फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। आज व्यवसाय का जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, उस पर एक या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व न होकर आज एक व्यक्ति मालिक नहीं है, बहुत से व्यक्ति उसके मालिक बन गए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए जो शेयर होल्डर होंगे उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो समाज के प्रति वो क्या योगदान देने लग रहे हैं। अंशधारी अपने निवेश के प्रति लाभांश को उम्मीद रखें, व्यवसाय का उद्देश्य उन उम्मीद को पूरा करना है। लास्ट पॉइंट है हमारा इसके अंतर्गत रोजगार की उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए जो मैंने आपको पहले बोला था, व्यवसाय जिस समाज में जन्म लेगा फलेगा फूलेगा आगे बढ़ेगा। आप आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, व्यवसाय का उद्देश्य है इस समस्याओं को दूर करना, देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना एक व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए। जो बेसहारा विकलांग लोग हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट के अंदर, लास्ट का टॉपिक है हमारा व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बात करेंगे व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण काम है लाभ कमाना। व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने के लिए की गई है। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा, ये उठेगा, लाभ व्यवसाय के लिए किस प्रकार कमाया जा सकता है। फर्स्टली हमारे को जो पॉइंट दिया गया है इसके अंतर्गत लंबे समय तक जीवित रहे। अगर कोई संस्था समाज के अंदर लंबे समय तक रहेगी तो वो किस प्रकार से लाभ कमाएगी। जिस प्रकार एक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी, उसी प्रकार से एक व्यवसाय को लंबे समय तक समाज में रहना पड़ेगा। लाभ ही व्यवसाय को लंबे समय तक चलने रहने में हेल्प करेगा हमारी। उसके लिए हमारे को चाहिए कि समाज को बेहतर बनाए, समाज के लिए बेहतर प्रोडक्ट उपलब्ध करवाए। बात करते हैं सेकंड, इसके अंतर्गत अतिशीघ्र विकास के लिए फॉर रैपिड ग्रोथ। प्रत्येक व्यवसाय ये चाहेगा कि उसका विकास जल्दी हो, ज़्यादा से ज़्यादा वह लाभ कमाए। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन होगा, विकास कैसे संभव हो सकता है इतना जल्दी, पर्याप्त धन से ऐसा संभव हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बगैर पैसे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन धन इकट्ठा करने के बहुत से साधन हैं, जैसे कि शेयर होल्डर इशू करने, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, फ्लोटिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, हम उसको करके ज़्यादा ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। बात करेंगे आगे, थर्ड पॉइंट है कुशलता वृद्धि के लिए फॉर इंक्रीज इफिशियंसी। स्वयं के लिए हित के अलावा कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो लोगों में काम करवा सके। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, अपना लाभ देखना पड़ेगा। लाभ ही वह पावर है, वह शक्ति जो लोगों को अधिक अच्छा काम करवाने के लिए प्रेरित करेगी। किसी व्यवसाय को चलाने के लिए दो ही डिपार्टमेंट, दो ही वर्ग भागीदार होंगे, एक मालिक जो पूंजी लगाएगा, दूसरा कर्मचारी वर्ग जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मतलब सैलरी के लिए, बोनस के लिए काम करेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पर प्रतिष्ठा वह पहचान बनाने के लिए फॉर बिल्डिंग
रेस्टिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग। इसके अंदर प्रत्येक व्यवसाय ये चाहेगा कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, उसकी एक अलग पहचान हो, लोग उसके एक अलग पहचान से जाने उसको, ग्राहकों की कम की मतलब अच्छी क्वालिटी का माल देना, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छी सैलरी देना। इस समस्या को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक व्यवसाय को लाभ प्राप्त हो रहे हैं और जो सभी पक्षकार सभी संतुष्ट है, चाहे वो एक समाज हो, चाहे वो एक सरकार हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो मालिक हो। और लास्ट इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। व्यवसाय में लाभ का होना और अधिक लाभ होना बहुत ही ज़रूरी है। लाभ से व्यवसाय में पर्याप्त धन उपलब्ध रहेगा, नगद माल क्रय करके नगद छूट यानी कि कैश डिस्काउंट दी जाए, बिक्री को बढ़ाया जाए, कच्चे माल को स्टॉक होने से बचा जा सके। इस प्रकार की श्रृंखला बनेगी, लाभ धन अधिक लाभ होगा और हमारा व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। थैंक्स।